गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का जो लेक्चर है, इस लेक्चर में हम शरीर द्रव एवं परिसंचरण तंत्र में आपको रक्त का स्कंदन हम देखने वाले हैं आज के टॉपिक में। रक्त स्कंदन ब्लड कोएगुलेशन। रक्त का स्कंदन या ब्लड कोएगुलेशन या ब्लड क्लोटिंग भी कहा जाता है जिसको। आपने देखा होगा कि जब आपको चोट लग जाती है या कोई घाव हो जाता है और जैसे ही घाव होता है वहां से रक्त का बहाव शुरू हो जाता है, रक्त शरीर से बाहर आना शुरू कर देता है। आप देखते हो कि उस जगह अगर आपने दबा लिया उंगली को तो कुछ समय के पश्चात वहां से रक्त का बहाव रुक जाता है और वहां गहरे लाल रंग का या भूरे रंग का एक धक्का जम जाता है जिसे हम कहते हैं रक्त का स्कंदन होना या ब्लड का क्लोट्स बन जाना। अब यह ब्लड का क्लोट्स कैसे बनता है, वो क्या है प्रक्रिया, उसको यहाँ अब हम समझने वाले हैं। इस रक्त के स्कंदन की प्रक्रिया को समझाने वाले जो प्रक्रिया थी इसे कैस्केड प्रक्रिया द्वारा समझाया जाता है, जिसमें विभिन्न एंजाइम आपस में जुड़कर अभिक्रिया करते हैं। तो ये जो रक्त का स्कंदन है इसे किस प्रक्रिया द्वारा समझाया गया है? कैस्केड प्रक्रिया। ये कैस्केड नामक वैज्ञानिक ने एक प्रक्रिया दी थी जिसको क्या नाम दिया है? कैस्केड प्रक्रिया। इसमें एक एंजाइम नहीं, एंजाइम का समूह, कई सारे एंजाइम एक साथ एक प्रॉपर सीक्वेंस में ये लिंक्ड होकर क्या करते हैं? अभिक्रिया करते हैं और रक्त का स्कंदन करवाते हैं। तो ये सब बताया किससे है? कैस्केड प्रक्रिया द्वारा। आगे अगर बात करें हम तो कुल 12 स्कंदन कारक जो रक्त में निष्क्रिय अवस्था कुल स्कंदन करवाने वाले कारक जो हैं वो कितने हैं? 12 स्कंदन कारक जो रक्त में किस अवस्था में होंगे? निष्क्रिय अवस्था। निष्क्रिय अवस्था मतलब आराम से मदमस्त सोए हुए होंगे, क्योंकि रक्त में अगर जाग गए तो रक्त वाहिनियों के अंदर ही रक्त का जमाव हो जाएगा, रक्त का स्कंदन हो जाएगा। इसीलिए ये 12 रक्त स्कंदन कारक किस अवस्था में होंगे? निष्क्रिय अवस्था में रक्त के अंदर होंगे। सक्रिय तभी होंगे जब घाव होगा या चोट लगेगी, रक्त का बहाव शरीर से बाहर होगा, तभी ये जो स्कंदन कारक है क्या हो जाएंगे? सक्रिय हो जाएंगे, अन्यथा निष्क्रिय अवस्था में उपस्थित होते हैं। इस रक्त के स्कंदन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कैल्शियम आयन। रक्त के स्कंदन के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कोई कारक है तो वो कौन सा कारक है? कैल्शियम आयन। ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कारक है रक्त के स्कंदन के लिए। कौन? कैल्शियम आयन। और आगे अगर हम बात करें तो ये जो कैल्शियम आयन है इसके अलावा ये जो 12 रक्त के स्कंदन कारक है
इन सभी का निर्माण जो है वो निर्माण होता है यकृत में। इन सभी का जो निर्माण होगा वो कहाँ होगा? यकृत में। ये जो 12 स्कंदन कारक है इनका निर्माण कहाँ होगा? यकृत में होगा। और इन 12 में सबसे जो महत्वपूर्ण स्कंदन कारक है वो कौन है? कैल्शियम आयन। अब इस प्रक्रिया को देख लेते हैं स्कंदन की कि ये होती कैसे है, उसे समझते हैं अब। ऊतक में घाव या प्लेटलेट्स, ये दोनों स्त्रावित करती है थ्रोम्बोप्लास्टिन। ये भी स्त्रावित करती है प्लेटलेट्स थ्रोम्बोप्लास्टिन। तो ऊतक में जब होता है घाव, चोट लगती है, और जब घाव होता है तो क्या स्त्रावित होता है? थ्रोम्बोप्लास्टिन। ऐसा ही प्लेटलेट्स जो होती है वो भी प्लेटलेट्स थ्रोम्बोप्लास्टिन का क्या करती है? स्त्रावन। अब ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है ये और प्लेटलेट्स थ्रोम्बोप्लास्ट, ये दोनों मिलकर प्रोथ्रोम्बिनेज, और जो प्रोथ्रोम्बिनेज है ये दो काम करेगा। कैल्शियम की उपस्थिति में ये बनाएगा यहां से तो प्रोथ्रोम्बिन को परिवर्तित करेगा थ्रोम्बिन में। और ये जो थ्रोम्बिन है ये काम करेगा फाइब्रिनोजन को बदलेगा फाइब्रिन्स में। ये है जल में घुलनशील, ये है अघुलनशील। फाइब्रिन्स प्लस मृत व क्षतिग्रस्त संगठित पदार्थ दोनों मिलकर निर्माण करते हैं रक्त का थक्का। यहाँ पर रक्त का थक्का कैसा बनता है वो देख लेते हैं। इस तरह के जाल होते हैं फाइब्रिन्स के। और
इन जाल्स में अटक जाते हैं संगठित पदार्थ आरबीसी और अटकेगी डब्ल्यूबीसी। इस तरह से और अटकेगी प्लेटलेट्स अब इसको थोड़ा यहां से लगाकर यहां तक की प्रक्रिया को नाम दिया है थ्रोम्बो काइनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स। तो समझ लेते हैं प्रक्रिया को। ऊतक में जैसे ही घाव होता है, चोट लगती है, तुरंत वो चोट ग्रसित कोशिका स्त्रावित करती है थ्रोम्बोप्लास्टिन। ये थ्रोम्बोप्लास्टिन और प्लेटलेट्स स्त्रावित करती है थ्रोम्बोप्लास्टिन। दोनों थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम की उपस्थिति में निर्माण करते हैं प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम का। ये जो प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम है ये दो काम करेगा। पहला काम करेगा ये हिपेरिन को निष्क्रिय, पहला काम करेगा हिपेरिन को निष्क्रिय, क्योंकि हिपेरिन का काम है, क्या काम है हिपेरिन का बेटा? तो हिपेरिन का काम हम पढ़ चुके हैं। हिपेरिन रक्त के थक्के को जमने से रोकता है और हम यहाँ रक्त का थक्का जमाने वाले हैं। तो सीधी बात है हिपेरिन डिस्टर्ब करेगा, इसको पहले शांत कर दो। तो प्रोथ्रोम्बिनेज हिपेरिन को क्या कर देता है? निष्क्रिय, सुला देता है, शांत कर देता है। दूसरा काम करेगा प्रोथ्रोम्बिन को बदल देगा थ्रोम्बिन में। प्रोथ्रोम्बिन को किस में बदल देगा? थ्रोम्बिन में। तो प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कौन परिवर्तित करता है? प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम। इस घटना के लिए एनसीईआरटी ने ये पूरे सीक्वेंस की जगह उन्होंने यहां से यहां लगाकर यहां तक का पूरा एक सीक्वेंस दिया है, थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स। उनने इस पूरे एंजाइम की प्रक्रिया को नाम दिया है थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स बोल दिया है। अब ये जो थ्रोम्बिन यहाँ निर्मित हुआ, इस थ्रोम्बिन ने फाइब्रिनोजन जो जल में क्या है? घुलनशील। फाइब्रिनोजन्स जो जल में क्या है? घुलनशील। ये प्रोटीन से हम पढ़ चुके हैं, प्लाज्मा का प्रोटीन। फाइब्रिनोजन्स कहाँ का प्रोटीन से? प्लाज्मा का। इस फाइब्रिनोजन प्लाज्मा के प्रोटीन्स को एक किस में परिवर्तित कर देता है? फाइब्रिन, जो क्या है? घुलनशील। तो फाइब्रिनोजन घुलनशील है, जो कन्वर्ट हो जाता है फाइब्रिन्स में, जो क्या है? अघुलनशील। ये जल में क्या है? अघुलनशील। और ये फाइब्रिनोजन जल में क्या है? घुलनशील। इस फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन्स में परिवर्तित कौन करता है? थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन इसका क्या करेगा? परिवर्तन। फाइब्रिनोजन को कन्वर्ट कर देगा फाइब्रिन्स। ये फाइब्रिन जो जल में अघुलनशील है, ये ऐसा जाल बना लेगा, नेटवर्क बना लेगा, धागों का आपस में गुथ कर क्या बना लेगा? जाल। वैसा ही जाल है जैसा आपने मछली पकड़ने का जाल देखा हो, मच्छरदानी या मछली पकड़ने का जाल, वैसा जाल बन जाता है। और उस जाल में फंस जाएंगी मछलियां, मतलब मृत व क्षतिग्रस्त संगठित पदार्थ, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये सब ग्रस्त, क्षतिग्रस्त आकर वहां उस जाल में फंसने लग जाएंगे। और धीरे धीरे करके ये एक डैम का निर्माण कर देंगे, जिससे पानी बहना क्या हो जाएगा? बंद। जैसे रक्त का बहाव बंद हो जाएगा और ये बन जाएगा रक्त का थक्का, ब्लड क्लॉट। इस तरह से ब्लड क्लॉट का फॉर्मेशन करने में, ब्लड क्लॉट का निर्माण करने में मुख्य भूमिका निभाता है फाइब्रिनोजन। तो
तो फाइब्रिनोजन किस में बदलता है? फाइब्रिन्स में। ये मुख्य प्रोटीन यहाँ पर अपनी भूमिका निभाएगा। ये जो फाइब्रिनोजन से ये वो जो मैंने रक्त स्कंदन कारक देखे हैं, बताए हैं, उनमें फाइब्रिनोजन पहला कारक है, प्रोथ्रोम्बिन दूसरा कारक है, थ्रोम्बोप्लास्टिन तीसरा कारक है, और ये सब काम चलेगा कैल्शियम आयन की उपस्थिति में वो चौथा कारक। इससे टोटल हमारे पास जो कारक निकल कर आए हैं वो कितने हैं? 4। पहला कारक कौन है? फाइब्रिनोजन। दूसरा कारक कौन है? प्रोथ्रोम्बिन। तीसरा कारक कौन है? थ्रोम्बोप्लास्टिन। और आखिरी कारक कौन है? कैल्शियम आयन। इस तरह से हमारे पास टोटल निकल कर जो कारक आए हैं वो कितने कारक आए हैं? 4 कारक आए हैं। ठीक है, ये पूरा रक्त का स्कंदन था। चलो अब हम समझते हैं इसको एनसीईआरटी से। कहाँ से समझने वाले हैं? एनसीईआरटी से। क्या एनसीईआरटी में भी बिल्कुल वैसा ही दिया जैसा हमने समझा है। ये चार्ट के माध्यम से आप आसानी से रक्त का स्कंदन समझ सकते हैं। चलो चलते हैं एनसीईआरटी में। रक्त का स्कंदन चोट या घात की प्रतिक्रिया स्वरूप रक्त स्कंदन होता है। चोट लगती तभी रक्त स्कंदन होता है। रक्त वाहिनियों में रक्त का स्कंदन नहीं होगा। यह क्रिया शरीर से बाहर अत्यधिक रक्त बहने से रोकती है। शरीर से अगर रक्त निकल जाएगा तो रक्त शरीर से बाहर निकल जाएगा, और बाहर निकल जाएगा तो शरीर में रक्त की हो जाती है कमी। उसको रोकने के लिए प्रक्रिया चलेगी, रक्त का स्कंदन, ब्लड क्लॉटिंग। चोट या घात पर कुछ समय बाद गहरे लाल व भूरे रंग का झाग सा एक संरचना आपने देखी होगी, और इसी को क्या कहा जाता है? रक्त का स्कंदन या थक्का, ब्लड क्लोट इसको नाम दिया है। और इसके लिए मुख्यतः फाइब्रिन धागे, फाइब्रिनोजन से क्या बनते हैं? फाइब्रिन के धागे जाल से बनता है। ये जालनुमा रूप बनाते हैं फाइब्रिन्स के धागे, जो जल में क्या है? अघुलनशील। अभी बताया ये जल में घुलनशील नहीं है, ये मछली पकड़ने का जाल है जो अभी अभी हमने बात की। इस जाल में मरे तथा क्षतिग्रस्त संगठित पदार्थ क्या हो जाते हैं? उलझ जाते हैं। अभी बताया मछलियां उलझ जाएगी, संगठित पदार्थ उलझ जाएंगे। फाइब्रिन्स रक्त प्लाज्मा में उपस्थित एंजाइम थ्रोम्बिन की सहायता से फाइब्रिनोजन से बनती है। फाइब्रिनोजन फाइब्रिन्स में बदलता है थ्रोम्बिन की सहायता से। वह थ्रोम्बिन की रचना प्लाज्मा में उपस्थित निष्क्रिय प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन का निर्माण प्रोथ्रोम्बिन से होता है, अभी बताया मैंने। इसके लिए थ्रोम्बोकाइनेज एक मुख्य एंजाइम का कॉम्प्लेक्स है। थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम समूह की आवश्यकता होती है। एंजाइम समूह रक्त प्लाज्मा में उपस्थित अनेक निष्क्रिय कारकों की सहायता से एक के बाद एक अनेक एंजाइमी प्रक्रिया की श्रृंखला सोपानी प्रक्रम से बनता है। एक चोट या घात रक्त में उपस्थित प्लेटलेट्स, एक चोट या घात रक्त में उपस्थित प्लेटलेट्स को विशेष कारकों को मुक्त करने के लिए प्रेरित करता है। प्लेटलेट्स रक्त स्कंदन के कारकों को क्या करता है? मुक्त। मैंने बताया था प्लेटलेट्स का कार्य है रक्त के स्कंदन करने वाले कारकों का क्या करना है? स्त्राव, निर्माण करने में सहायता करना और स्त्राव करना। ये प्रेरित करती है। तो चोट किसको प्रेरित करती है? प्लेटलेट्स को, कि वो विशेष कारकों को क्या करें? मुक्त करें, जिनसे स्कंदन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। क्षतिग्रस्त ऊतक द्वारा भी चोट की जगह पर कुछ कारक मुक्त होते हैं। क्षतिग्रस्त ऊतक भी कारक मुक्त करते हैं, मैंने बताया, अभी बताया थ्रोम्बोप्लास्टिन, जो स्कंदन को प्रारंभ कर सकते हैं। इस प्रक्रिया में कैल्शियम आयन, ये देखो यहाँ पर कैल्शियम आयन की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है।
सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका निभाता है वो कौन निभाता है? कैल्शियम आयन। वही सारी बातें जो एनसीईआरटी में दी है, वही बातें हमने यहाँ से क्या की है? डिस्कस। ठीक है बेटा? अब इसके बाद अगला जो हमारा टॉपिक है वो है लसिका। ऊतक या द्रव या लसिका। ऊतक, द्रव या लसिका इसके बाद वाला हमारा टॉपिक है। यहाँ तक जो हमने देखा इसमें, ये वही पूरी प्रक्रिया है जो वहाँ अभी हमने लाइनों के रूप में एनसीईआरटी में पढ़ी। अब इसके बाद अगला जो टॉपिक है हमारा वो है लसिका या ऊतक द्रव। तो अगला हम टॉपिक देखेंगे लसिका या ऊतक द्रव। अब बेटा हम नेक्स्ट टॉपिक देख रहे हैं लसिका, लिम्फ। हेडिंग डाल देते हैं लसिका या लिम्फ। नेक्स्ट हेडिंग क्या है हमारी? लसिका आर लिम्फ। लसिका क्या है ये समझने जा रहे हैं। इस लसिका को समझने के लिए यहाँ पर एक हम डायग्राम बनाएंगे और उस डायग्राम के माध्यम से समझेंगे लसिका को। अन्यथा लसिका को ऐसा समझना बिना डायग्राम के बहुत कठिन है। तो हम लसिका को डायग्राम बना रहे हैं, उस डायग्राम के माध्यम से ही समझेंगे। ये है आर्टेरियोल्स, आर्टेरियोल्स। ये है यहाँ पर कोशिकाएं। ये कोशिकाओं का गुच्छा जिसे हम ऊतक कहेंगे। और ये आई हमारी यहाँ से रक्त वाहिनी में केशिकाएं। ये है केशिका। ये है पतली पतली केशिकाएं। और इनसे जुड़ी हुई है दूसरी केशिकाएं। और ये हमारा ऊपर से आई है रक्तवाहिनी जिसको हमने नाम दिया है यहाँ पर आर्टरी, धमनी। ये है धमनी। ये है सिरा। ये है महासिरा। और ये हैं कोशिकाएं। और यहीं पर पतली पतली वाहिकाएं फैली हुई है। ये पतली पतली फैली हुई है यहाँ पर से। इस तरह से
और ये है अंदर भरा हुआ द्रव्य। ये द्रव्य यहाँ भी है और यही द्रव्य जो है यहाँ आ गया है अंतरकोशिकीय स्थान में। इसको हमने नाम दिया है लसिका वाहिनी। अब इस चित्र के माध्यम से आपको सारी स्थितियां स्पष्ट होंगी। देखो, जो धमनी है ये धमनी लाती है शुद्ध रक्त। धमनी क्या ला रही है? शुद्ध रक्त। और ये जो धमनी शुद्ध रक्त ला रही है ये ऊतक, ये कोशिकाओं का गुच्छा क्या कहलाता है? ऊतक। और ऊतक में जाकर ये धमनी पतली पतली केशिकाओं में बढ़ जाती। इन्हें हमने क्या नाम दिया है? केशिका। कैपिलरीज या केशिका। पतली पतली केशिकाओं में क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। और ये गुजरती है किससे? कोशिकाओं के पास। क्योंकि ये बड़ी धमनी ये रक्त को इन कोशिकाओं तक पहुंचा नहीं सकती। पहुंचाने के लिए इसे शाखाओं में क्या होना पड़ेगा? बंटना पड़ेगा, तभी ये कोशिकाओं के पास पहुंच सकती है। तो ये केशिकाओं से, इन केशिकाओं से ये केशिकाएं जा रही हैं, इनके अंदर भरा हुआ द्रव्य है। ये यहाँ पर लगी हुई है इस तरह से कोशिका, ये कोशिका है। तो इन केशिकाओं से ये जो जल तथा जल में घुलनशील पदार्थ, यहाँ क्या क्या आएगा? जल तथा जल में घुलनशील पदार्थ, ध्यान रखना है। इन केशिकाओं से, ये क्या है यहाँ पर? केशिका। तो इन केशिकाओं में जो शुद्ध रक्त है उसमें से केशिका के अंदर से जल तथा जल में घुलनशील पदार्थ आ जाते हैं इस स्थान में, जिस स्थान को कहा है अंतर कोशिकीय स्थान। क्या नाम दिया है? अंतर कोशिकीय स्थान। ये कोशिकाओं के बीच जो खाली जगहें हैं, इन खाली जगहों को ही क्या नाम दिया है? अंतर कोशिकीय स्थान। मतलब एक मकान और दूसरे मकान के बीच में जो गैप है, उन गैप्स को ही क्या नाम दिया है? अंतर कोशिकीय स्थान। मकान मतलब कोशिका। तो यह अंतर कोशिकीय स्थान में इन केशिका से क्या आ जाता है? जल तथा जल में घुलनशील पदार्थ। पर इन केशिकाओं से दो व्यक्ति नहीं निकल पाएंगे। एक होगा संगठित पदार्थ प्लस बड़े प्रोटीन। कौन कौन नहीं निकल पाएगा? संगठित पदार्थ आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स तथा बड़े प्रोटीन। बड़े प्रोटीन और संगठित पदार्थ इस केशिका से बाहर नहीं आ पाएंगे। किसमें नहीं आ पाएंगे? अंतर कोशिकीय स्थान में। किसमें नहीं आ पाएंगे? अंतर कोशिकीय स्थान में। और कौन आ जाएगा अंतर कोशिकीय स्थान में? जल तथा जल में घुलनशील पदार्थ। और ये जो अब यहाँ पदार्थ आ गए हैं इस अंतर कोशिकीय स्थान में, इस पदार्थ को हमने नाम दिया है ऊतक द्रव या अंतर कोशिकीय द्रव। क्या नाम दिया है? ऊतक द्रव्य या अंतर कोशिकीय द्रव्य। कहाँ आ गया है? कोशिकाओं के बीच में यह द्रव्य आ गया है। किससे आया है?
केशिका से आया है। कौन आया है? जल तथा जल में घुलनशील पदार्थ आ गए हैं। तो इसका मतलब इस अंतर कोशिकीय द्रव्य तथा यहाँ उपस्थित प्लाज्मा दोनों में एक जैसा संगठन है खनिज लवण का। खनिज लवण दोनों में कैसे हैं? एक समान। किस किस में? प्लाज्मा में और ऊतक द्रव्य में। खनिज लवण का संगठन कैसा है? एक समान। तो ये अंतरकोशिकीय स्थान में यहाँ पर कौन आया है? इस अंतरकोशिकीय स्थान में आया है जल तथा जल में घुलनशील पदार्थ, और उसी को हमने क्या नाम दिया है? ऊतक द्रव्य या अंतरकोशिकीय द्रव्य। पहली बात हो गई है। दूसरी बात कि ये जो अंतरकोशिकीय द्रव्य है, पॉइंट महत्वपूर्ण है, प्लाज्मा व ऊतक द्रव के खनिज एक समान होते हैं। प्लाज्मा, ऊतक द्रव्य दोनों के खनिज कैसे होंगे? एक समान। किस किस के खनिज एक समान है? प्लाज्मा तथा ऊतक द्रव्य के खनिज कैसे होते हैं? एक समान। क्यों एक समान है? क्योंकि वही प्लाज्मा तो यहाँ से केशिका से निकल कर कहाँ आया है? अंतरकोशिकीय स्थान में। और प्लाज्मा में केवल बड़े प्रोटीन होते हैं और यहाँ बड़े प्रोटीन अटक गए हैं, इसलिए इस अंतरकोशिकीय द्रव्य में बड़े प्रोटीन नहीं होते। और खनिज दोनों में कैसे होते हैं? एक समान। खनिज का कंपोजिशन दोनों का कैसा है? एक समान। तो यहां तक का पॉइंट स्पष्ट हुआ। अब हम दूसरे पॉइंट की तरफ चले। दूसरा पॉइंट यह है कि ये तो यहाँ पर पदार्थ आ गए, फिर ये केशिकाएं आपस में जुड़कर किसमें हो गई है? शिराओं में। और इस शिराएं रक्त लेकर अशुद्ध रक्त लेकर जाएंगी हृदय के पास। शुद्ध रक्त लेकर धमनी आई है ऊतक के पास, और अशुद्ध रक्त लेकर शिरा जाएगी किसके पास? हृदय के पास। हृदय के पास कौन जाने वाली है? शिरा। कौन जाने वाली है? शिरा। तो शिरा कहाँ जाने वाली है? हृदय के पास। शुद्ध रक्त के अशुद्ध रक्त, यहां होगा अशुद्ध रक्त। कैसा रक्त है? अशुद्ध रक्त। कौन लेकर गया है? शिरा। तो शिरा अशुद्ध रक्त लेकर कहां जाएगी? महाधमनी के द्वारा हृदय में। लेकिन यहां पर कुछ वाहिकाओं का जाल, जिन्हें हमने क्या नाम दिया है? लसिका वाहिनी। इन लसिका वाहिनियों का जाल भी यहाँ फैला हुआ है इस केशिकाओं के बीचों बीच, और ये इस ऊतक द्रव्य का क्या कर लेते हैं? अवशोषण। यह ऊतक द्रव्य किसमें चला गया है? इन वाहिकाओं में, जिन्हें हमने क्या नाम दिया है? लसिका वाहिनी। और ये ब्लड को, रक्त को, जो ये ऊतक द्रव्य वाले रक्त को वापस से क्या कर लेते हैं? अवशोषित करते हैं, और लसिका तंत्र द्वारा ये क्या निर्मित करेंगे? लसिका तंत्र। ये लसिका वाहिनी और ये क्या बनाएंगे? पूरा लसिका तंत्र। और लसिका तंत्र जो है, ये लसिका वाहिनियां कहाँ ब्लड को डाल देती है? महाशिरा। तो ये भी इधर से ब्लड को ला रही है कौन? लसिका वाहिनियां। और इधर से भी ब्लड को ला रही है कौन? शिरा। दोनों के दोनों रक्त को लाकर कहाँ डाल देते हैं? महाशिरा में। और जो इस लसिका वाहिनी में द्रव्य बह रहा है, उस द्रव्य को हम नाम देते हैं, इस द्रव्य को, लसिका या लिम्फ। यहाँ जो ऊतक के बीच में जो द्रव्य उपस्थित है, उसे क्या नाम दिया है? ऊतक द्रव्य या अंतर कोशिकीय द्रव्य। लगभग वही द्रव्य लसिका होगा, थोड़ा बहुत अंतर रहेगा, लेकिन यहाँ पर लसिका हमने उस द्रव्य को कहा जो किसमें उपस्थित है? लसिका तंत्र में। तो लसिका तंत्र या लसिका वाहिनियों में जो द्रव्य उपस्थित है, वही क्या कहलाता है? लसिका। उसी को लसिका नाम दिया है। पहली बात ये याद रखना है यहाँ से। चलो अब समझते हैं कि ये लसिका क्या है। लसिका हम किसको कहेंगे और इसका क्या कार्य और क्या काम करता है?
ये जो लसिका है ये एक रंगहीन पदार्थ, रंगहीन तरल, जिसमें विशेष प्रकार की कोशिका, लिम्फोसाइट। कार्य क्या है इसका? प्रतिरक्षा अनुक्रिया। ये तो लिम्फोसाइट लसिका की बात हुई। अब हम कार्य देखते हैं लसिका के। तो ये लसिका पहली बात कैसा तरल है, रंगहीन, क्योंकि इसमें ना तो आरबीसी आई है, ना इसमें उधर से ज्यादा डब्ल्यूबीसी आई। कुछ डब्ल्यूबीसी है जिसको नाम क्या दिया, विशेष प्रकार की लिम्फोसाइट। तो ये रंगहीन तरल है जिसमें विशेष प्रकार की कोशिका है जिसे क्या नाम दिया है, लिम्फोसाइट्स। और लिम्फोसाइट्स क्या करती है, प्रतिरक्षा अनुक्रिया। जानते हैं लिम्फोसाइट डब्ल्यूबीसी और लिम्फोसाइट्स का काम है पुलिस या आर्मी की तरह। और लिम्फोसाइट क्या देगी, शरीर को प्रतिरक्षा, प्रतिरक्षा अनुक्रिया करती है। ये लसिका की बात हो गई। अब हम चलते हैं लसिका के कार्य की तरफ। अगला जो हमारा टॉपिक है वो लसिका के कार्य। लसिका का कार्य। पहला कार्य केशों का संवहन, पोषक तत्वों का संवहन। सर्जी पदार्थ का परिवहन। हार्मोन्स का परिवहन। आखिरी है वसा का अवशोषण। कहाँ पर, लैक्टियल्स द्वारा, हाथ में। ये 5 कार्य है लसिका के। पहला कार्य अगर हम देखें लसिका का, तो ये क्या करता है, केशों का संवहन। क्योंकि अंतरकोशिक स्थान में जो हमने अभी देखा, यहाँ पर कोशिकाएं क्या स्त्रावित करती है, कार्बन डाइऑक्साइड। इस CO2 को भी वो परिवहन करने का कार्य कौन करेगा, लसिका। दूसरा, पोषक तत्वों का संवहन। यहां से जो पोषक तत्व गए हैं, इन पाइप के द्वारा इनको वापस सही स्थान पर पहुंचाने का काम भी कौन करेगा, लसिका। तो पोषक तत्वों का भी ये क्या करेगा, संवहन। क्योंकि ये लसिकाएं, पूरी लसिकाएं जो है, ये बड़ी रक्त वाहिनी जिसका नाम है सिरा या महासिरा में जाकर खुलते हैं, तो वहां पोषक तत्वों का भी संवहन करेंगे। दूसरा क्या करेगा, उत्सर्ज्य पदार्थ का परिवहन। ये जो कोशिकाएं पदार्थ, अपशिष्ट पदार्थ का उत्सर्जन करते हैं, उनको भी लसिका लेकर आगे बढ़ेगा और कहाँ डाल देगा, ये
महाशिरा में। हार्मोन्स का परिवहन, ग्रंथियां हार्मोन्स का स्रावन करती है और उन ग्रंथियों के हार्मोन्स का परिवहन भी कौन करेगा? लसिका। आखिरी एक सबसे महत्वपूर्ण है, वसा का अवशोषण लेक्टियस द्वारा आंत में होता है। तो अगर हम आंत की बात करें, ये देखो हमारी आंत, बड़ी आंत, उसके बाद ये क्या है? छोटी आंत। और इस छोटी आंत की ये आंतरिक दीवार पर इस तरह से लगी होती है अवशोषण के लिए विलाई। क्या लगी है? विलाई। और इन विलाई के अंदर ही कहीं कहीं पर लगे हैं ऐसे लसिका वाहिनियां। क्या लगी हुई है? लसिका वाहिनियां। इन लसिका वाहिनियों का काम है, जो वसा है, ये वसा, और इस वसा का पाचन कहाँ हुआ है? ये क्या है? छोटी आंत। छोटी आंत में क्या हुआ है? वसा का पाचन, डाइजेशन। और इस पाचित वसा का ये लेक्टियल्स जो हैं, इनको क्या बोला है? लेक्टियल्स। लेक्टियल्स। जहां पर लसिका वाहिनी होगी उस जगह को क्या नाम दिया है? लेक्टियल्स। और ये लेक्टियल्स जो है ये वसा का क्या करेंगे? अवशोषण। इस वसा का क्या हो जाएगा? अवशोषण। तो वसा का अवशोषण करने का काम कौन करेगा? लसिका। कहां पर? छोटी आंत में। किसके द्वारा? लेक्टियल्स के द्वारा। ये भी एक महत्वपूर्ण कार्य है किसका? लसिका का। चलो ये लसिका टॉपिक हमारा अब यहां से कंप्लीट हुआ है। अब हम इसको एनसीईआरटी से एक बार टेली कर लेते हैं। रक्त जब ऊतक की कोशिकाओं से होकर गुजरता है, रक्त किससे गुजरेगा? ऊतक की कोशिकाओं से। बड़े प्रोटीन और संगठित पदार्थ को छोड़कर जल तथा जल में घुलनशील पदार्थ कोशिकाओं से बाहर निकल आते हैं। केशिका से बाहर, कोशिकाओं से नहीं, केशिका से बाहर निकल आते हैं। इस तरल को अंतराली द्रव्य या ऊतक द्रव्य कहते हैं। अंतरकोशिकीय द्रव्य या ऊतक द्रव्य कहते हैं। प्लाज्मा के समान खनिज लवण पाए जाते हैं। दोनों के खनिज लवण कैसे हैं? एक समान, प्लाज्मा के समान है। रक्त तथा कोशिकाओं के बीच पोषक पदार्थ व गैसों का आदान प्रदान इसी द्रव्य से होता है। रक्त और कोशिकाओं के बीच गैसों का क्या होगा? आदान प्रदान। तो गैस कहाँ जाएगी? कोशिका में, O2। और CO2 कहाँ आएगी? वापस से केशिकाओं तक। ये इसी पदार्थ के माध्यम से आना जाना चलेगा। वाहिकाओं का विस्तृत जाल, ध्यान रखना, वाहिकाओं जो वापस से ब्लड को कलेक्ट करती है, विस्तृत जाल लसिका तंत्र का निर्माण करता है। इस द्रव को एकत्रित कर बड़ी शिराओं में वापस छोड़ता है। ये द्रव्य को, जो अंतरकोशिकीय द्रव्य को इकट्ठा करता है और बड़ी शिराओं में छोड़ देता है। और इस लसिका तंत्र में उपस्थित तरल को ही क्या नाम दिया है? लसिका। जो मैंने अभी बताया, उसी तरल को क्या नाम दिया है? लसिका। आगे यदि बात करें हम, लसिका एक रंगहीन द्रव्य है। ऐसा द्रव्य है रंगहीन द्रव्य जिसमें विशिष्ट लिम्फोसाइट मिलते हैं। और लिम्फोसाइट शरीर को क्या प्रदान करेंगे? प्रतिरक्षा अनुक्रिया। शरीर को क्या देंगे? प्रतिरक्षा अनुक्रिया, मतलब शरीर की सुरक्षा करेंगे। लसिका का कार्य एक और है, पोषक पदार्थ व हार्मोन आदि के लिए महत्वपूर्ण है। संवहन के लिए क्या है? महत्वपूर्ण। हार्मोन्स और पोषक पदार्थ का संवहन इस लसिका के माध्यम से ही होगा। और आंत्र अंकुर में
आंत्र अंकुर मतलब वही छोटी आंत में जो पहाड़ियां बनाई है मैंने, उन्हें अंकुर कहा। में उपस्थित लेक्टियल्स, क्या उपस्थित है? लेक्टियल्स। वसा को लसिका द्वारा अवशोषित करते हैं, वसा का अवशोषण होता है लसिका के द्वारा। तो ये हमारा टॉपिक क्या हुआ है कंप्लीट, वही जो हमने पढ़ा है वही चीज यहाँ पर मिली हमें, बस मैंने उसको सिस्टमेटिक करके आपको समझाने का प्रयास किया है। ठीक है बेटा, अब हमारा अगला टॉपिक होगा परिसंचरण पथ। अगला टॉपिक चैप्टर का क्या है? परिसंचरण पथ। तो कल अगले लेक्चर में हम देखेंगे परिसंचरण पथ, परिसंचरण पथ, सर्कुलेटरी पाथ। थैंक यू सभी।